वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले जो है वो लास्ट पोर्शन इंडस्ट्रियल यूज़ का माइक्रोब्स का वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जिबरलिन्स। ठीक है, तो जिबरलिन प्रोडक्शन में हमें ये देखना है कि सबसे पहले व्हाट इज जिबरलिन। जिबरलिन क्या है? तो जिबरलिन जो है वो एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है और ये स्पेशली हायर प्लांट्स जो होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फॉर ग्रोथ पर्पस। और इसका जो मेन पर्पस है वो है प्रमोट ग्रोथ बाय स्टेम इलोंगेशन, मतलब स्टेम का जो हाइट है उसको बढ़ाना, इसके लिए जिबरलिन का यूज़ होता है। जिबरलिन्स जो हैं ये ना सिर्फ हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं बल्कि कुछ फंगस में भी ये तैयार होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला जिबरलिन जो है ये नेचुरली हम बात करें कि प्लांट में तैयार होता है, नेचुरली हम बात कर रहे हैं कि फंगस में तैयार होता है, लेकिन सबसे पहले जो है ये आर्टिफिशियली भी हम इसे जो है वो प्लांट में इंड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे इच्छानुसार प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए या और भी पर्पसेस के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जिबरलिन जो है वो जो सबसे पहला जिबरलिन जो एक्सट्रैक्ट किया गया था, जो है वो उसे यूज़ में लाया गया था, वो जो है वो जापानीज साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट आउट किया था और उन साइंटिस्ट का नाम है याबुता एंड सुमुकी। ठीक है, याबुता एंड सुमुकी इन द ईयर 1938 में जो है उन्होंने ये जिबरलिन एक्सट्रैक्ट आउट किया था। कहाँ से? फ्रॉम राइस सीडलिंग। ठीक है, राइस सीडलिंग, आप लोगों को पता है कि राइस मतलब चावल की जो खेती है वो कैसे की जाती है, उसका जो प्लांट है उसका प्लांटेशन बहुत ही मार्शी लैंड पे किया जाता है, जहाँ पे पानी जमा हुआ होता है, और जहाँ पे पानी है और मॉइस्चर भी है तो वहाँ पे फंगस आसानी से ग्रो होते हैं। तो इस सीडलिंग के जो रूट्स हैं उनमें एक फंगल इन्फेक्शन हुआ था जिस फंगस का नाम था जिबरला फ्यूजिकोराए, और इस जिबरला फ्यूजिकोराए फंगस से जो है वो फिर याबुता एंड सुमुकी जो साइंटिस्ट हैं, जापान को बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है वो पहला जिबरलिन, ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया। अब ये जो भी जिबरलिन्स हैं ये 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिबरलिन्स जो हैं वो अब तक के एक्सट्रैक्ट किए गए हैं और इनके कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इनका जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल्स में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स के ऊपर जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कहा है कि दे आर यूज्ड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन एप्पल एंड पियर। ना सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो जिबरलिन ये बोल रहे हैं कि जिबरलिन जो है ये पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने में मदद करता है। एप्पल और पियर और भी दूसरे प्लांट्स हैं या और भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। एक्चुअली जिबरलिन मैंने अभी आपको बताया कि स्टेम इलोंगेशन, प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए ये हार्मोन जो है वो हेल्प करता है प्लांट को, बट इट ऑल्सो प्रमोट्स द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अगर ज़्यादा मात्रा में जो है वो जिबरलिन छिड़का जाए, उसका स्प्रे किया जाए प्लांट के ऊपर, तो समय से पहले फ्लावर्स जो हैं वो उस पर डेवलप हो जाते हैं और फ्लावर से फ्रूट जो है वो जल्दी बन जाता है। अब पार्थेनोकार्पी मतलब क्या होता है? अभी जैसे हमें पता है कि अगर फ्रूट तैयार होना है तो फ्रूट तैयार होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। मतलब पहले मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद में जो है वो जो भी मेल गमेट जो पोलन ग्रेन लेकर आ रहा है वो किसके साथ में फ्यूज़ होगा? फीमेल गमेट के साथ में, और जाइगोट तैयार होगा प्लस एम्ब्रियो तैयार होगा। जो भी ये जाइगोट या एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, जाइगोट के बाद में जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बड़ा होगा तो वो फ्रूट फॉर्म करेगा। ठीक है, ये फ्रूट फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना ज़रूरी है, लेकिन
जिस फ्रूट फॉर्मेशन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, मतलब द फ्रूट विच इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट तैयार होता है उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और उस फिनोमिना को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, उस तरीके को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ पे जिबरलिन के ज़रूरत से ज़्यादा छिड़काव की वजह से जो भी प्लांट है इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही, फर्टिलाइजेशन हुए बगैर ही फ्रूट तैयार हो जाता है। मतलब फ्लावर खिल गया, फ्लावर से डायरेक्ट फ्रूट तैयार हो जाएगा, उसमें पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्लांट रुकेगा नहीं, मतलब द प्रोसेस इज़ फास्टर, रैपिड प्रोसेस यहाँ पे होने लगती है। देन इसके बाद में दे आर यूज्ड इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्मेंसी? क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी फल होता है, फल के अंदर में उसका सीड होता है, ठीक है, उसका जो भी उसकी गुठली होती है, सीड होता है। ये सीड जो है वो इमीडिएटली जो है वो जैसे ही पेड़ पर फल लगा, फल के अंदर सीड है, हमको पता है कि नया प्लांट कहाँ से तैयार होगा, सीड से। लेकिन वो फल पकने के बाद में उस फल के अंदर से सीड से नया प्लांट नहीं ग्रो होने लगता, जब तक कि आप उस सीड को ज़मीन में नहीं गाड़ोगे, उसको खाद पानी नहीं दोगे, तब तक कि वो प्लांट बाहर नहीं आता। तो ये जो भी, जब वो सीड फ्रूट के अंदर है, उसके बाद में जब आप उसको ज़मीन में लगा रहे हो, उसमें से पेड़ निकल रहा है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इस समय में जो एम्ब्रियो सीड के अंदर छुपा बैठा है वो अभी क्या है, इनएक्टिव है। वो किसका वेट कर रहा है, फेवरेबल कंडीशन का, कि उसे जो है वो उसके इच्छानुसार सारी कंडीशन मिलेगी, वातावरण मिलेगा, और तब उसके अंदर का जो प्लांट है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो भी पीरियड होता है जब वो इनएक्टिव होता है उसे कहते हैं डॉर्मेंट पीरियड, ठीक है। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आम की गुठली आपको पता है कि बहुत कड़क होती है, और अगर आपने वो ज़मीन में लगाई तो वो बहुत जल्दी उसका प्लांट ग्रो नहीं होता, इट रिक्वायर मोर टाइम पीरियड। वो जो है वो 15 दिन बाद भी निकल के आ सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्पीशीज़ का जो है वो वहाँ पर लगाया हुआ है प्लांट, और प्लस आपने बराबर उसकी देखभाल कर रहे हो या नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर है, सीड कोट के अंदर, उसका सीड कोट बहुत मोटा है, उसको वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो सीड कोट को तोड़कर बाहर निकलने के लिए एम्ब्रियो को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहेंगे हम, डॉर्मेंसी। अब अगर कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि जो प्लांट बाहर निकलने के लिए 1 महीना लगा रहा है, लेकिन वो 1 महीने के बजाय 1 हफ्ते में ही बाहर निकल जाए, तो क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ जल्दी होगी, आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनका डॉर्मेंट पीरियड, इनएक्टिव पीरियड बहुत लंबा होता है, लेकिन उस लंबे पीरियड को कम करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिबरलिन जैसे ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड, उसे कहा जाता है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड, ठीक है। एंड ऑल्सो इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, मतलब जो है उन्हें कहते हैं कि वो जो है वो ज़्यादा, उनको लाइट टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो ऐसे समय में ग्रो होते हैं जब दिन जो है वो बड़े होते हैं, लाइट का जब सूरज जो है वो ज़्यादा समय के लिए होता है। ऐसे प्लांट जो है इनमें फ्लावरिंग, जल्दी से जल्दी फ्लावर्स आए, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिबरलिन। मतलब जिबरलिन जो है वो स्टेम की लेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है वो पार्थेनोकार्पी, मतलब जल्दी फ्रूट तैयार होना चाहिए, इसलिए यूज़ किया जाता है। देन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, सीड में से प्लांट जल्दी ग्रो होना चाहिए, उसके लिए यूज़ होता है। एंड इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, मतलब प्लांट के ऊपर फ्लावर जल्दी लगने चाहिए, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जिबरलिन जो है वो प्रोडक्शन जल्दी, फास्टर हो, जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फल लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फल लगेंगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कम समय में जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जल्दी मिल जाए, इसलिए जिबरलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू एनलार्ज द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट। आपने देखा होगा कि अंगूर जो है वो पहले बहुत छोटे
सॉरी, बहुत छोटे आते थे, लेकिन अभी आप देखोगे कि लंबे अंगूर आते हैं। ठीक है, तो ये लंबे अंगूर जो है ये भी किसकी वजह से है? जिबरलिन की वजह से। अगर ग्रेप्स का जो क्लाइंबर होता है, प्लांट होता है, उसको उसके ऊपर जो है वो जिबरलिन का छिड़काव अगर करते हैं तो जो फ्रूट है वो एनलार्ज, लंबा होता है साइज में। ठीक है, तो इसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। प्लस हमने बोला कि पार्थेनोकार्पी, अगर प्लांट जो भी फ्रूट है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर वो फ्रूट तैयार हो रहा है तो वो सीडलेस फ्रूट होता है, उसमें सीड नहीं होते। आपने देखा होगा कि जो भी अंगूर होते हैं इनमें सीड नहीं होता, आजकल के जो अंगूर है उनमें सीड नहीं होता, लेकिन पहले जो है वो अंगूर आते थे तो उसमें सीड होते थे। तो एक्चुअली जो सीड वाला अंगूर है वो नेचुरल है। ठीक है, और जो बिना सीड वाला जो अंगूर है वो किसके थ्रू बनाया गया है? जिबरलिन का छिड़काव करके जो है वो उसमें पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस जो प्रॉपर्टी है वो उसमें डाली गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ जिबरलिन, और यही कारण है कि जिबरलिन का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। जिबरलिन तैयार कौन करता है? हायर प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगस। ठीक है, जनरली फंगस में ये तैयार होता है, और इन्हीं फंगसेस से कई सारे जिबरलिन के टाइप, कितने 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिबरलिन के टाइप जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किए गए हैं। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज मतलब क्या होता है? जो भी गंदगी रोज़मर्रा हमारे घर से, हमारे आसपास से, या फिर बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं हम पब्लिक प्लेसेस है जहाँ से जो रोज़ का जो गंदा मैटर निकलता है, पानी निकलता है, वो सब जो है ऑल ऑफ दैट इज़ कॉल्ड एज सीवेज। ठीक है, उसे सीवेज कहा जाता है। जैसे कि इसमें देखो जो भी है म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन बीइंग का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो, हाउस होल्ड वेस्ट मतलब घर से निकलने वाला जो रोज़ का कचरा है, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसके अलावा और भी पानी में जो डिजॉल्व चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, इवन पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो सीवेज का हिस्सा होते हैं। जैसे कि पैथोजेनिक मतलब हार्मफुल, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोअन्स है, निमेटोड्स है, माइक्रोफंजाई, ये सारे जो है ये सीवेज में ही आते हैं। मतलब जो जितनी भी गंदगी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो नहीं हो, ये सबको जो है वो सीवेज कहा जाता है। तो सीवेज की ट्रीटमेंट, क्योंकि ये गंदगी अगर जो है ये रहेगी और ये इस तरह से रहेगी कि वो हमारे एनवायरनमेंट को और हमको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो हमारे लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इन्हें हार्मफुल से यूजफुल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए उसे कहा है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, देन यहाँ पे इट ऑल्सो इंक्लूड्स, सीवेज में और क्या क्या चीज़ें आती है? हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा। ठीक है, जो भी बैंडेज, पट्टियाँ, कॉटन, जो भी चीज़ें हैं। देन स्लॉटर हाउस वेस्ट मतलब वही जो भी गंदगी है आपके घर से निकलने वाली। देन एनिमल डंग, जो भी जिनके यहाँ जो है वो गाय, बकरी, भैंस ये सब पालते हैं तो उनका जो वेस्ट है वो, ये सारी चीज़ें जो है ये भी वेस्ट सीवेज में ही आती है। इसके अलावा इंडस्ट्री से आने वाला वेस्ट, जिसमें कई सारे प्रकार के टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो एडेड होते हैं। ठीक है, देन टैनरीज मतलब जहाँ पे आपने देखा होगा रंगाई पुताई वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे जो है वो कपड़ों को कलर दिया जाता है या और भी दूसरे मटेरियल्स को कलरिंग की जाती है, तो उससे वहाँ से आने वाला वेस्ट। देन फार्मास्यूटिकल वेस्ट मतलब जो भी मेडिसिनल या केमिकल इंडस्ट्रीज़ है यहाँ से आने वाला वेस्ट, ये सभी जो है ये सब सीवेज ही है, या रोज़ निकलने वाले सीवेज में ये एडिशन होता है। मतलब ऑल दीज आर ऑल टोटल कॉल्ड एज सीवेज। ना कंपोजिशन ऑफ सीवेज, सीवेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, तो सीवेज जो है इसमें 99.5% से लेके तो 99.9% वाटर होता है, पानी होता है,
और 0.1 से लेके तो 0.5% तक जो है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसमें सस्पेंडेड, मतलब उसमें तैर रहे होते हैं। कुछ हैं छोटे पार्टिकल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो वो उसमें सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ सीवेज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट। अब एक्चुअली आप ये नहीं एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे आपको रेंज दी हुई है। क्यों रेंज दी हुई है? क्योंकि एक्चुअली उसमें क्या क्या वेस्ट ऐड है उस सीवेज में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका मेन कंपोजिशन क्या है, ठीक है। देन डिस्चार्ज इनटू वाटर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक, मतलब अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री से क्या क्या उसमें ऐड हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहेगी, किस चीज़ की मात्रा कम रहेगी। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, मतलब जो भी मेडिसिनल इंडस्ट्रीज है, डेयरी इंडस्ट्री, कैनिंग, देन ब्रीविंग, मीट पैकिंग, देन टैनरी, ऑयल रिफाइनरीज एंड मीट इंडस्ट्रीज। ये सारी ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो रोज़ जो है वो गंदी मतलब वेस्ट चीज़ें जो उस इंडस्ट्री के लिए अब काम की नहीं है, वो चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री से बाहर जो है वो फेंक दी जाती है, या फिर एक पर्टिकुलर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है और वो ड्रेन होके किसी ना किसी वाटर बॉडी में ऐड हो जाती है, चाहे वो नदी, नाला, पॉन्ड, कुछ भी हो, उसमें जाकर वो ऐड हो जाती है और फिर जो है वो उसमें वो ऐड होते चला जाता है और उसे जो है वो सीवेज कहा जाता है। अब जो भी वाटर बॉडी, चाहे वो पॉन्ड हो, रिवर हो, लेक हो, उस वाटर बॉडी का पानी जो है वो इन सारी चीज़ों के एडिशन की वजह से, सीवेज की वजह से वो गंदा हो जाता है, इतना दूषित हो जाता है कि आपके इस्तेमाल के लिए, मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए वो सूटेबल नहीं रहता, वो हमारे इस्तेमाल के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होता। तो उसे जो है वो नॉन सूटेबल से सूटेबल जो है वो बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहा गया है सीवेज ट्रीटमेंट। और वो प्रोसेस किसकी मदद से की जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से की जाती है, जिसके बारे में डिटेल में हम जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये जो है वो इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि सीवेज क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है और कहाँ कहाँ से ऐड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।